नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने संसार में कई हजारों सैकड़ों ऐसी मौतें होती होंगी जो पहली नज़र में देखते ही ऐसी लगती हैं कि ये तो कोई एक नेचुरल डेथ है, नेचुरल मौत है, एक भगवान का बुलावा था, होने को कौन टाल सकता है। और यही सब सोचकर उसके परिवार वाले, पुलिस वाले, पूरा समाज यही सोचकर उसके लास्ट राइट कर देते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और ऐसा जानने की कोशिश नहीं करते बिल्कुल भी कि ये कोई मर्डर था या फिर कोई नेचुरल मौत थी। कई हजारों सैकड़ों ऐसी मौतें हैं और वो मर्डर भी, वो कत्ल भी इसी तरीके से किए जाते हैं कि वो पहली नज़र में देखते ही एक नेचुरल मौत लगे। और अगर पहली नज़र में नेचुरल मौत लगेगी तो उसके ऊपर आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई भी उसके ऊपर जांच पड़ताल नहीं होगी। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होती हैं जिनमें पहली नज़र में देखते ही वो एक नेचुरल मौत लगती है, केस को क्लोज भी कर दिया जाता है, पुलिस केस क्लोज कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी सच्चाई मालूम पड़ती है, कुछ क्लू मिलते हैं छोटे मोटे, तब उस केस को फिर से खोला जाता है और जब उसके ऊपर जांच पड़ताल होती है, फोरेंसिक रिपोर्ट आती है फिर से, तब पता चलता है कि नहीं, जिसको हम नेचुरल मौत समझ रहे थे ये एक पूरी रची रचाई साजिश थी मर्डर की। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की। चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर एक रोड है, 1000 लाइट रोड, 1000 बत्तियों वाली सड़क। ऐसा समझ लीजिए कि वो मॉल रोड है चेन्नई की। हर एक शहर की, जो भी फेमस शहर होते हैं उनकी एक मॉल रोड होती है, वैसे ही 100 लाइट्स रोड चेन्नई की मॉल रोड थी। और ये चेन्नई की मॉल रोड बहुत ही चहचाहट रहती है इस मॉल रोड के ऊपर। इस रोड के ऊपर बहुत सारी दुकानें हैं और ख़ास करके कपड़ों की बहुत सारी फेमस दुकानें हैं। हर एक तरीके के, हर एक ब्रांड के कपड़े आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे और लोग अक्सर इस रोड पर कपड़ों की शॉपिंग करने आते हैं। तो इसी 1000 लाइट रोड पर 19 अप्रैल 2015 19 अप्रैल 2015 की शाम को एक शख्स, जॉन नाम का शख्स आराम से धीरे धीरे वॉकिंग कर रहा था रोड पर, 1000 लाइट्स रोड पर। लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद जॉन चलते चलते नीचे गिर पड़ता है। आराम से वॉकिंग कर रहा था, वॉकिंग करते करते नीचे गिर गया। जब लोगों ने जॉन को नीचे गिरते हुए देखा, नीचे गिरा हुआ देखा, तो लोग जॉन के पास पहुंचे, उसको संभालने, उसको हॉस्पिटल ले जाने, देखने की भाई क्या हुआ। तो जब लोग जॉन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जॉन जो है वो बेहोश हो चुका है। तुरंत उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर जॉन को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर ने जॉन को डेड डिक्लेयर कर दिया। जॉन की हॉस्पिटल ले जाते वक्त तक मौत हो चुकी थी। अब मौत की वजह जब डॉक्टर से पूछी गई, पुलिस को भी बुला गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब हार्ट अटैक आजकल इतनी आम बीमारी है कि कोई दूसरा शक नहीं करता कि किसी ने कोई साजिश तो नहीं है। तो हार्ट अटैक मौत की वजह बताकर घर वालों को लाश सौंप दी गई। घर वालों ने हार्ट अटैक समझ कर उसके अंतिम संस्कार कर दिए, लास्ट राइट कर दिए और पुलिस ने भी केस क्लोज कर दिया। किसी के ऊपर भी कोई भी शक नहीं, किसी के ऊपर भी कोई भी कड़ी जोड़ने की कोशिश नहीं की। बाद में लगभग 1 महीना बीतता है। तारीख आती है 17 मई 2015, 17 मई 2015। जो मॉल रोड थी, 1000 लाइट्स रोड चेन्नई की, उससे करीब 90 किलोमीटर दूर एक जगह है उत्ती रामेरूर इलाके में भी एक श्रीधर नाम का व्यक्ति आराम से एक सड़क पर वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था। और उसकी भी जॉन की तरह ही चलते चलते वो गिर गया। जॉन की तरह गिरने के बाद में जब आसपास के लोग श्रीधर के पास पहुंचे, उसको देखा तो वो बेहोश था। जब उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाती डॉक्टर ने उसको मुर्दा करार दे दिया। पुलिस आई, डॉक्टर से फिर से पूछा गया कि भाई मौत की वजह क्या है, मौत कैसे हुई। तो डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक, फिर से किसी का कोई भी शक नहीं, या पुलिस ने हार्ट अटैक लिखकर केस को क्लोज कर दिया। घर वालों ने भी बॉडी ले ली और अंतिम संस्कार कर दिया। ना घर वालों ने कोई शक जताया, ना कोई उंगली उठाई, ना पुलिस ने कोई शक जताया। अब 17 मई के बाद करीब 5 महीने बीत जाते हैं। 5 महीनों तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आती चलते चलते गिर पड़ने के बाद में मौत की। 5 महीने बाद में तारीख आती है 10 अक्टूबर 2015, 10 अक्टूबर 2015। हेनरी नाम का एक शख्स फिर से मणिपक्कम जगह पर रोड पर चल रहा था आराम से। और ये मणिपक्कम जगह जो लास्ट कत्ल हुआ था उससे करीब 60 किलोमीटर दूर थी। उत्ती रामेरूर से 60 किलोमीटर दूर थी मणिपक्कम जगह में भी हेनरी आराम से वॉकिंग कर रहा था और हेनरी भी चलते चलते अचानक नीचे गिर पड़ता है। जब हेनरी को लोग थोड़ा संभालते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो तब तक बेहोश था और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने फिर से उसको डेड डिक्लेयर कर दिया।
हेनरी की भी जब मौत की वजह पूछी गई तो हेनरी की भी मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से। घर वालों ने भी सब्र कर लिया, पुलिस ने भी केस को क्लोज कर दिया। अब ये चेन्नई के अंदर 5 महीनों में कुछ ऐसे 3 कत्ल हो चुके थे एक जैसे, जिनमें शख्स धीरे धीरे चल रहा है सड़क पर, चलते चलते अचानक गिर पड़ता है, उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। 3 ऐसे पिछले 5 महीनों में 3 मौतें हो चुकी थी ऐसे। लेकिन जब ये तीनों मौतें हुई थी, जिन तीनों कत्ल हुई थी, ये तीनों अलग अलग जगह पर हुए थे। एक 1000 लाइट्स रोड पर हुआ था, एक रामेरूर में हुआ था, एक उत्ती मडपक्कम जगह पर हुआ था। और इन जगहों पर जो भी थाना लगता है वो तीनों अलग अलग थाने हैं, एक जुरिडिक्शन नहीं है तीनों का। बाद में जो तीनों व्यक्ति थे जिनका कत्ल हुआ या फिर जिनकी मौत हुई, उनका बीच में कोई भी संबंध नहीं था, कोई भी रिलेशन नहीं था, कोई भी कड़ियाँ नहीं जुड़ रही थी उनके आसपास में। और जो पुलिस थी उसने भी बाद में कोई ऐसे सोचा नहीं कि ये 3 मौतें एक जैसी हुई हैं, क्या इनके पीछे कुछ हो सकता है। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कड़ियाँ जोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की। अब 3 कत्ल हो चुके थे। 17 अप्रैल को पहला कत्ल हुआ था, लगभग 1 साल निकल जाता है। 17 अप्रैल के बाद में अब तारीख आती है 4 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016। एक करोड़पति रियल इस्टेट का उनका बिजनेसमैन, चेन्नई का ही रहने वाला, पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस के पास पहुंचने के बाद में वो स्टीफन नाम था उस व्यक्ति का, और करीब 41 साल उसकी उम्र थी। पुलिस अपने इलाके के वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में एक वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है कि उसके घर से करीब बहुत सारे लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी हो चुकी है और लाखों की कैश भी चोरी हो चुके हैं। अब क्योंकि ये पैसे वाला करोड़पति बिजनेसमैन व्यक्ति था तो पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है, तुरंत रिपोर्ट लिखती है, तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, इधर उधर जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस जो स्टीफन के घर के आसपास जो भी सीसीटीवी वगैरह लगे हुए थे उनको खंगालती है। और जब सीसीटीवी खंगालती है पुलिस को 3 जो सस्पेक्टेड शख्स दिखाई देते हैं, सस्पेक्ट चेहरे दिखाई देते हैं। उन तीनों के चेहरे जब पुलिस लाकर स्टीफन को दिखाती है, और जो ये सीसीटीवी का फुटेज था ये उसी टाइम का था जब चोरी हुई थी स्टीफन के घर में। अब जब उन तीनों लोगों के चेहरे जो कि संदिग्ध थे, घर के आसपास देखे गए थे चोरी के वक्त, उन तीनों के चेहरे जब पुलिस ने स्टीफन को दिखाए तो स्टीफन ने तीनों के तीनों चेहरों को पहचान लिया। स्टीफन ने बताया कि 3 में से जो 2 थे वो 2 तो पुराने ड्राइवर थे स्टीफन के, वो उसकी गाड़ी चलाते थे, और एक शख्स जो था उससे कभी पहले स्टीफन मिला था, एक इंजीनियर का काम करता है वो, और उस शख्स का नाम है सतीश। तीनों चेहरों को स्टीफन पहचान चुका था और अब लगभग कंफर्म हो रहा था कि चोरी इन्होंने की है। अब पुलिस तुरंत तीनों को उठा लेती है और पुलिस स्टेशन पर ले आती है। पुलिस स्टेशन पर लाने के बाद में पुलिस अपने तरीके से उनसे कुछ पूछताछ करती है और वो तीनों के तीनों कबूल कर लेते हैं कि हाँ उन्होंने ही चोरी की है स्टीफन के घर पर। अब चोरी का माल वापस रिकवर करने पुलिस जो है वो तीनों के घर पर दबिश डालती है। जो 2 ड्राइवर थे उनके घर पर दबिश डाली, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, कुछ हत्या नहीं लगा पुलिस के। लेकिन जब पुलिस ने तीसरे शख्स के घर, जब सतीश के घर पुलिस ने रेड मारी, दबिश दी, तब पुलिस को जो चोरी का सामान था वो तो मिल ही मिल गया, लेकिन कुछ और भी 2 ऐसी संदिग्ध चीज़ें मिली जिसके बाद में सतीश के ऊपर शक चोरी से बढ़कर और आगे चला गया। सतीश के घर पर वो जो 2 चीज़ें मिली थी उनमें से एक थी 2 9mm की पिस्टल्स। अब 9mm की पिस्टल एक आम आदमी इंडिया के अंदर नहीं रख सकता, ये इलीगल है। या तो आपके पास कोई लाइसेंस हो, और अगर लाइसेंस नहीं है तो इसके अलावा केवल जो आर्म्ड फोर्सेज है वो ही इसको रख सकती हैं, स्पेशली पुलिस। इसके अलावा क्योंकि अब सतीश के पास कोई लाइसेंस भी नहीं था तो ये एक सस्पेक्ट था कि हो सकता है इससे आगे भी कुछ हो। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ मिली वो था 1 किलो पोटेशियम साइनाइड, एक तरह का जहर पुलिस के पास मिला। अब यहाँ से पुलिस 100% श्योर हो चुकी थी कि ये बात चोरी तक की नहीं है, सतीश का जो मामला है वो आगे तक है। जब सतीश से पुलिस ने पूछताछ की कि ये पिस्टल क्या कर रही है तुम्हारे पास और ये जहर क्या कर रहा है तुम्हारे पास, तब सतीश ने बताया कि जो ये 2 पिस्टल्स रखी हैं ये मैंने मेरी खुद की सेफ्टी के लिए रखी हैं, और जो जहर रखा है वो जहर ज्वेलरी को साफ़ करने के वगैरह में भी काम आता है, तो वो जहर रखा है मैंने ज्वेलरी को साफ़ करने के लिए, और इसीलिए मैंने ये दोनों चीज़ें रखी। अब ये जब पुलिस को कहा सतीश ने तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ इस बात पर, क्योंकि चोरी करने के बाद में क्यों ही कोई ज्वेलरी को साफ करेगा। पुलिस सतीश को तो कुछ नहीं करती, लेकिन पीछे पीछे सतीश की पूरी कुंडली खंगालना शुरू करती है। अब पुलिस को पता चलता है सतीश की हिस्ट्री के बारे में, सतीश की पूरी कुंडली के बारे में। तो जो सतीश था
उसकी शादी हो चुकी थी, शादीशुदा आदमी था वो। मैरी नाम था उसकी बीवी का, और मैरी रोजी। और मैरी के अलावा सतीश की 2 गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन सतीश के जो उसकी बीवी थी मैरी, उसके साथ संबंध इतने अच्छे नहीं थे। सतीश अक्सर अपनी पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ लड़ता झगड़ता, उसको मारता पीटता। अप्रैल 2015 की बात है, जब सतीश बहुत ज़्यादा मारने पीटने लग गया था मैरी को, तो मैरी ने फैसला किया कि वो अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर और सतीश के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाएगी घरेलू हिंसा की। और पुलिस अप्रैल का महीना 2015, पुलिस के पास जाती है मैरी और उसका भाई, और रिपोर्ट लिखवाते हैं। और मैरी का भाई कौन? मैरी का भाई जॉन, जिसकी 19 अप्रैल 2015 को मौत हो चुकी थी। मैरी का भाई, सतीश का साला। अब यहाँ से जो पहला लिंक था वो स्टैब्लिश हो चुका था, पहली कड़ी जुड़ चुकी थी। और जॉन की ही 17 अप्रैल 2015 को 1000 लाइट्स रोड पर चलते चलते गिर गया, बेहोश हो गया। और जब लोगों ने उसको संभाला, उठाया, एम्बुलेंस पे बिठाकर हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में मुर्दा करार दे दिया डॉक्टर ने। और जब डॉक्टर से मौत की वजह पूछी गई तो डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस को लगा नहीं कि ये हार्ट अटैक की वजह से जॉन की मौत हुई है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा के आया था सतीश के खिलाफ। तो सतीश के ऊपर शक जा रहा था, और अब सतीश के पास से 1 किलो जहर मिला, साथ में 2 पिस्टल मिली। तो पुलिस ने जो भी जॉन की बॉडी थी, जॉन की बॉडी को कब्र से वापस बाहर निकाला और लेबोरेटरी भेज दिया फॉरेंसिक जांच के लिए। अब जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी तब असल वजह पता चलेगी जॉन की मौत की, क्योंकि अभी तक ऑटोप्सी रिपोर्ट आई नहीं थी। पहली नज़र में देख के डॉक्टर ने बताते आई था कि ये हार्ट अटैक है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी बाकी थी। अच्छा, अब जब जितनी देर में ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है उतनी देर में पुलिस ने एक और काम किया। पुलिस ने चेन्नई के अंदर पिछले कुछ वक्त में जितनी भी मर्डर्स हुए, जितनी भी मौतें हुई हैं, ऐसे लोग चलते चलते गिर पड़ते, बेहोश हो जाते, बाद में जब हॉस्पिटल ले जाते इतने में उनकी मौत हो जाती है, इनकी पूरी लिस्ट मांगी। और उस लिस्ट में अब 2 नाम और सामने आए। सबसे पहला हेनरी और दूसरा श्रीधर। ये भी सड़क पर चल रहे थे, अचानक चलते चलते गिरे, बेहोश हुए, और जब डॉक्टर के पास ले गए तो इनको मुर्दा करार दे दिया गया, और कारण सबका हार्ट अटैक। अब सवाल ये कि जॉन का तो सतीश के साथ लिंक इस्टेब्लिश हो चुका था, जॉन और जॉन का साला था सतीश जॉन का साला था। लेकिन जो ये 2 दूसरे व्यक्ति थे, हेनरी और श्रीधर, इनका सतीश के साथ कोई भी लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, कोई भी कड़ी नहीं जुड़ रही थी। अब पुलिस ने श्रीधर की और हेनरी की पूरी कुंडली निकालना शुरू की, उनकी पूरी हिस्ट्री खंगालना शुरू की। तो पुलिस को पता चला, और यहाँ पर कड़ियाँ जुड़ गई। पुलिस को पता चला कि जो हेनरी और श्रीधर थे, ये दोनों, जो 2 गर्लफ्रेंड्स थी सतीश की, उनके पति थे। गर्लफ्रेंड का पति और पति की मौत और सतीश कातिल। यहाँ से अब तीनों जो मौतें थी उनका जो लिंक था वो इस्टेब्लिश हो चुका था। अब दूसरी तरफ जो जॉन की ऑटोप्सी रिपोर्ट थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भी आ चुकी थी, और उस रिपोर्ट में पता चला कि जॉन की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है। जॉन की मौत हुई है एक जहर की वजह से, पॉइजन की वजह से जॉन की मौत हुई है। और अब वो पॉइजन भी ऐसे किस्म का पॉइजन की हाथों हाथ किसी बंदे को देते ही वो रिएक्ट नहीं करता, वो धीरे धीरे 2-3 दिन बाद जाकर रिएक्ट करता, और 2-3 दिन बाद जाकर जिसको भी वो दिया गया है उसकी मौत होती। जब भी मौत होती किसी भी व्यक्ति की, तो पहली नज़र में देखते ही वो कोई किसी भी जहर के लक्षण नहीं दिखाता। वो जो जहर था वो एक हार्ट अटैक जैसी मौत लगती, जब तक जांच नहीं करते। अब ये सब कुछ पता चल गया था, लिंक स्टैब्लिश हो चुके थे, मौत किससे हुई और क्या वजह थी मौत की, ये पता चल चुका था। लेकिन अभी तक मौत का कैसे की गई मौत, कैसे जॉन को सतीश ने जहर दिया, इसका राज नहीं खुला था। क्योंकि अगर जहर भी किसी व्यक्ति को देना है तो उसको उसके साथ बैठकर खाना खाओ, खाने में मिला दो, किसी पार्टी में ड्रिंक में मिलाकर पिला दो। लेकिन जो जॉन था और बाकी के हेनरी और श्रीधर थे, ये ना ही तो पिछले वक्त से किसी से मिले थे, ना ही किसी पार्टी में गए थे, ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ इन्होंने खाना खाया था, और सतीश के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कैसे सतीश ने इनको जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया? अब क्योंकि सतीश पुलिस के कब्जे में था, तो सतीश से पुलिस ने एकदम अच्छे से पूछताछ की, एकदम पुलिस के स्टाइल में। तो सतीश ने अपना मुंह खोलना शुरू किया। सतीश ने बताया कि जब उसकी बीवी मैरी और उसका भाई जॉन
पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उसी वक्त मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि मैं जॉन को मार दूंगा, मैं जॉन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब मुझे जॉन को मारना भी इस तरीके से था कि जो मौत थी जॉन की वो एक मौत ना लगे, वो एक तरह से नेचुरल मौत लगे, किसी का साजिश वाली मौत ना लगे, कत्ल ना लगे, वो एकदम नेचुरल मौत लगनी चाहिए। क्योंकि अगर उसने गोली से चाकू से मार दिया और ऐसा पता चल गया कि ये तो किसी ने मारा है, ये तो मर्डर है जॉन का, तब सीधा सीधा सबसे पहला शक जाएगा सतीश के ऊपर, क्योंकि सतीश के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई थी, जॉन ने रिपोर्ट लिखवाई थी। तो उसे कुछ इस तरीके से मारना था कि जो मौत है वो एकदम नेचुरल मौत लगे। तो अब इसी के ऊपर सतीश ने काफ़ी दिनों तक रिसर्च की, इधर उधर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, बहुत सारी केसेस को स्टडी किया। और इन सब को पढ़ते पढ़ते देखते देखते ही सतीश के हाथ एक, अब ये सब कुछ रिसर्च करते करते ही सतीश की नज़र गई एक द अम्ब्रेला मर्डर स्टोरी के ऊपर, जो कि एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। लंदन की ये कहानी है। 1978 में इस कहानी को अंजाम दिया गया था और इस कहानी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बाकायदा इसके ऊपर स्टोरी लिखी भी गई है। सतीश ने डॉक्यूमेंट्री भी पूरी देखी, डॉक्यूमेंट्री एकदम रियल थी, कैसा कैसा हुआ सीन उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई थी और स्टोरी भी सतीश ने पढ़ी। अब ये जो कहानी थी ये बेस्ड थी बीबीसी के एक रिपोर्टर के ऊपर। बीबीसी के रिपोर्टर थे जियोर्जी मोक्रो, वो बीबीसी के लिए रिपोर्टिंग करते थे, न्यूज़ रिपोर्टिंग। अब एक रोज़ की बात है, जो जियोर्जी थे उनकी मौत हो जाती है, लेकिन उनकी मौत होने का जो तरीका था वो बड़ा ही अजीब था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जियोर्जी की मौत हुई तो हुई कैसे। जब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि एक रोज़ जियोर्जी मोक्रो बस में ट्रैवल कर रहे थे। बस में ट्रैवल करने के दौरान बस एक स्टॉप के ऊपर जाकर रुकती है। उस स्टॉप से एक शख्स चढ़ा बस के अंदर। अब जब वो शख्स अपनी सीट के ऊपर बैठने जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, और जियोर्जी के पास से वो शख्स होकर गुजरा। अब क्योंकि बस चल रही थी तो अचानक से उस व्यक्ति का, उस शख्स का बैलेंस बिगड़ा और उसके हाथ में एक छाता था, वो छाता जाकर जियोर्जी की जांघ पर गिरा। अब जैसे ही जियोर्जी की जांघ पर वो छाता गिरा, जियोर्जी को थोड़ा ऐसे महसूस हुआ कि उसकी कुछ नुकीली चीज़ चुभी है, लेकिन उसके ऊपर वो छाता गिरा था। तो जियोर्जी ने बिल्कुल भी और कोई शक नहीं किया और उसने सोचा कि छाते का ही कुछ छोटा मोटा चुभ गया होगा और बस में चलते हैं, अक्सर ऐसी आम बातें होती रहती हैं, कोई भी इसमें ज़्यादा दिमाग वाले लगाने वाली बात नहीं थी। और जो शख्स था जिसका वो छाता था उसने भी जियोर्जी से सॉरी मांगी और जियोर्जी ने भी कहा कि नहीं कोई बात नहीं। थोड़ी दूर वो बस में ट्रैवल करते हैं, जियोर्जी बस से उतर जाते हैं। बस से उतरने के बाद में वो अपने घर जाते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। जियोर्जी को कोई भी बुखार जुकाम, हार्ट अटैक की ऐसी कोई सिचुएशन, कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन जियोर्जी को अचानक से तेज़ बुखार हो गया और धीरे धीरे जो बुखार था उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा था और लगभग 2-3 दिन के बाद में जियोर्जी की उसके घर के ऊपर ही मौत हो जाती है। और जब तक मौत हुई, जो वो मारने वाला व्यक्ति था वो कहाँ का कहाँ चला गया। अब जब जियोर्जी को डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने पूरी जांच की, फोरेंसिक जांच की और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर लिखा था कि हेनरी की मौत ना ही तो किसी हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ना ही किसी भारी चोट की वजह से हुई है, ना ही किसी जुकाम बुखार की वजह से हुई है, बल्कि इनकी मौत हुई है एक स्पेशल किस्म के जहर की वजह से। उस जहर का नाम था रिसिक। रिसिक एक ये तरह का पॉइजन है और ये उस वक्त रूस ने इन्वेंट किया था, रूस ने इसको बनाया था अपने दुश्मनों को मारने के लिए। अब इस पॉइजन से मारने का जो तरीका है वो भी एकदम अलग है। साथ में इस जहर से जब हम किसी को मारेंगे तब वो जहर वाले लक्षण नहीं दिखाएगा। अगर हम किसी की जहर से मौत होती है तो उसके झाग आ जाते हैं मुंह में और साथ में जो चेहरा है, जो बॉडी है वो हल्की हल्की नीली पड़ जाती है, लेकिन इस जहर के ऐसे कोई भी लक्षण नहीं थे। इस जहर से अगर किसी को भी मारा जाए तो सबसे पहले तो हाथों हाथ वो जहर रिएक्ट नहीं करता, 2-3 दिन बाद जाकर उस जहर का असर दिखना शुरू होता। और जब तक असर होता जहर का, जब तक जिसको भी जहर दिया गया उसकी मौत होती, तब तक जो मारने वाला है वो शख्स कहीं पर भी जा सकता था। 2-3 दिन का वक्त उसके पास रहता। अब 2-3 दिन के बाद भी उस शख्स का 100% खेल खत्म, उसकी मौत हो जाती। यही कहानी पढ़ी सतीश ने और सतीश ने भी सब कुछ ऐसा ही रिपीट करने की कोशिश की। अब इस जहर से मारने की जो तकनीक है वो भी थोड़ी अलग है। जैसा कि इस कहानी का नाम था द अम्ब्रेला स्टोरी, तो इसके अंदर मेन किरदार है अम्ब्रेला।
एक जिसको भी एक अम्ब्रेला लेकर आते हैं, उस अम्ब्रेला के जो आगे का हिस्सा होता है, उस आगे के हिस्से के ऊपर एक छोटी सी सिरिंज फिट कर देते हैं और उस सिरिंज के ऊपर जो जहर है रिसिक नामक, उस जहर को लगा देते हैं और जब भी किसी को भी कोई मारना हो, हल्का सा उस अगले बंदे को चुबा दो, वो सिरिंज ऐसे छाता टच कर दो और वो सिरिंज उसके चुभ जाएगी। अब छाता टच होना एक आम बात है, कोई भी ज़्यादा शक नहीं करता, और छाता टच होने के बाद में कुछ ही 2-3 दिनों के बाद में उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, किसी के ऊपर भी शक नहीं किया। सतीश ने ये कहानी पढ़ी और सतीश ने भी सेम कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर जो मारने वाला था उसका पता नहीं चल रहा था, मौत एकदम नेचुरल लग रही थी और मौत 2-3 दिन बाद जाकर हो रही थी, यानी कि सतीश के पास काफ़ी टाइम था दूर भागने का। तो सतीश ने सबसे पहले तो छाता लाया। छाता लाने के बाद में सतीश ने इस बार थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश की। सतीश ने जो छाते का अगले वाला हिस्सा होता है वो पूरा ही निकाल दिया और उसकी जगह एक सिरिंज फिट कर दी और उसके अंदर जहर भर दिया। और जहर भरने के बाद में जो भी जॉन, हेनरी और श्रीधर थे उनके पास गया और चलते चलते पब्लिक के अंदर ही उनको हल्का सा वो छाता चुबा दिया और फिर चलते चलते उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके से सतीश ने तीनों मर्डर किए, श्रीधर के, जॉन के और हेनरी के। ये इंसिडेंट जो था इंडिया के अंदर ये पहली बार देखा गया था, क्योंकि जो ये तरीका है छाते के ऊपर सिरिंज लगाकर मारने वाला, ये स्पेशल जो खुफिया एजेंसीज होती हैं वो काम में लेती हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए, या फिर बड़े बड़े देश होते हैं उनके देश के अंदर जो भी कोई खुफिया एजेंट वगैरह होते हैं, या फिर दूसरे देश के अंदर कोई खुफिया एजेंट, उनको मारने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये भारत के अंदर पहली बार देखा गया था कुछ इस तरीके से मारने का इंसिडेंट। अब ये 2015-16 तक ये कहानी निपट गई थी। अब साल आता है 2017, 9 जनवरी 2017। दिल्ली की ये कहानी है, चेन्नई से अब दिल्ली आ चुकी है कहानी। बाय द वे जो श्रीधर है वो उसको जेल हो चुकी है और फिलहाल भी श्रीधर जेल में ही है। अब वापस दिल्ली आते हैं वापस। तो दिल्ली के सदर बाज़ार काफ़ी फेमस है, वहाँ पर काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। उसी दिल्ली के सदर बाज़ार में एक बिजनेसमैन किसी काम के सिलसिले में सदर बाज़ार से होकर गुजर रहा। सदर बाज़ार में अक्सर काफ़ी भीड़ रहती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसी दौरान जब वो बिजनेसमैन उस इलाके से गुजर रहा था पब्लिक के बीचों बीच, तब उस इंसान का नाम था रवि। रवि के अचानक यहाँ पर कुछ चुभता है और रवि को फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ चुभा है और किसी ने चुभाया है। तुरंत जो रवि है वो अपना हाथ यहाँ पर ले जाता है और जो भी हाथ है, जो भी कुछ चुभा रहा है, उस हाथ को पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है रवि। आसपास की जो पब्लिक थी वो सतीश के पास आती है, सतीश को देखने, उसकी मदद करने रवि के पास आती है, रवि की मदद करने, और जो जिसने भी वो चुभाया था नीडल उसको पकड़ लेती है। इतने में जो भी कुछ चल रहा था उससे पूछताछ हो रही थी कि तुमने क्या चुभाया, क्या किया। इतने में जो रवि था वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब रवि को डॉक्टर के पास लेकर गए और हॉस्पिटल में उसकी जांच हुई तो पता चला कि रवि को जो है एक जहर देकर मारा गया है। उस जहर से ही उस रवि की मौत हुई है। अब पहला शख्स पुलिस को भी बुला लिया गया था, तो पुलिस के हाथों में जिसने भी वो नीडल चुभाई थी वो था प्रेम, नाम था उसका, जो भी जिसने नीडल चुभाई थी। अब उस प्रेम से पुलिस ने पूछताछ की। प्रेम ने सब कुछ उगल दिया। प्रेम ने कहा कि उसका रवि से कोई भी दुश्मनी नहीं है, वो रवि को नहीं मारना चाहता था, केवल वो रवि के पड़ोस में रहता है। उसे ये सब कुछ करने के लिए एक जिम ट्रेनर है अनीश यादव ने ये सब कुछ करने को कहा था और उसे कुछ फिजियोथेरेपिस्ट प्रेम को कुछ पैसों का भी लालच दिया। अब जब जिम ट्रेनर अनीश यादव को पुलिस उठाती है, उससे पूरी पूछताछ करती है, तब सारी कहानी सामने आती है। तो पूरी कहानी ये थी कि जो रवि था, रवि शादीशुदा था। रवि की जो बीवी थी उसको प्रेम अनीश यादव जिम ट्रेनर पसंद करता था। कॉलेज की बात थी ये, और कॉलेज में अनीश यादव ने कई बार जो रवि की बीवी थी उसको प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ समय बीतता है, कॉलेज से पास आउट होते हैं। पास होने के बाद में उस लड़की की भी शादी हो जाती है रवि के साथ में, और दूसरी तरफ जो अनीश यादव था उसकी भी शादी हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन कुछ वक्त बाद में जो अनीश है उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया शादी के कुछ वक्त बाद ही, और जो उसका पहला प्यार था कॉलेज में उस रवि की बीवी के साथ, वो उसके पीछे ही फिर से पड़ जाता है। अब अगर उसे उस लड़की को पाना है, फिर से उस लड़की से शादी करनी है, तो सबसे पहले उसको उस रवि को रास्ते से हटाना होगा।
रवि को रास्ते से हटाने के लिए उसने पूरी जांच पड़ताल शुरू की, किसी को कैसे मारे ये सारी इसके ऊपर रिसर्च शुरू की। तो उसके सामने एक रिसर्च आई, ये कहानी आई द अम्ब्रेला स्टोरी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिसकी जो भी सतीश ने देखी थी वही सेम कहानी अनीश यादव ने भी देखी। एक नीडल लेते हैं, छाती के ऊपर लगाते हैं, उस नीडल पर जहर लगाते हैं, जहर लगाने के बाद में अगर किसी को भी हम वो नीडल चुबा देंगे तब अगला बंदा जो है वो 2-3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। तो अब अनीश यादव ने प्लान बना लिया था कि रवि को मारेंगे तो इसी तरीके से मारेंगे, लेकिन अब अनीश में हिम्मत नहीं थी इतनी कि वो खुद किसी के जाकर पब्लिकली में कोई नीडल चुबाते। तो अनीश यादव ने क्या किया कि एक उन्हीं के घर के पास फिजियोथेरेपिस्ट रहता था प्रेम, उसको पकड़ा। अब प्रेम फिजियोथेरेपिस्ट था, सुई के बारे में, इन सब के बारे में उसको जानकारी थी और ये जो काम था वो अच्छे से कर पाएगा। तो उस फिजियोथेरेपिस्ट को पैसों का लालच दिया अनीश यादव ने और ये सारा काम करने को कहा, और ऐसा ही कुछ वो फिजियोथेरेपिस्ट करने को तैयार हो गया पब्लिकली। एक दिन जब सदर बाजार में रवि गुजर रहा था तो उसके अचानक से यहाँ पर नीडल मार दी उस प्रेम नाम के फिजियोथेरेपिस्ट ने। लेकिन अब जो रवि था उसकी किस्मत खैर अच्छी भी नहीं कह सकते, लेकिन जब उसने निडल मारी तब वो फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ उसने पकड़ लिया और बाद में सारी सच्चाई मालूम आ गई। अगर वो हाथ नहीं पकड़ता और अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ से भाग जाता तब मेरे ख्याल से पता भी नहीं चलता कि जो रवि की मौत थी वो एक नेचुरल मौत थी या फिर किसी ने मारा था। उस वक्त भी डॉक्टर्स हार्ट अटैक बताकर और रवि का केस क्लोज करते थे। कुछ 4 ऐसे मर्डर हुए हैं और ये जो मारने का तरीका है ये खुफिया बड़ी बड़ी एजेंसीज काम में लेती हैं, और इन 2 केसेस में सबसे पहली बार इंडिया के अंदर ये इस तरीके से मारने का सिलसिला देखा गया। बाकी यही थी दोस्तों कहानी, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो मैं आपसे यहीं पर इजाज़त लेता हूँ। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना, अपना प्यार लाइक के ज़रिए ज़रूर दिखाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और क्राइम की कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।